नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक इज डी मॉइवस थ्योरम। तो डी मॉइवस थ्योरम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट समझने के पहले कुछ छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। कंसीडर two complex numbers in exponential form as z1 is equal to r1 e power I theta 1 and z2 is equal to r2 e power I theta 2। अब ये अंडरस्टूड है, r1 और r2 इनके मॉडुलस हो गए, थीटा 1 और थीटा 2 इनके आर्गुमेंट हो गए। जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी सब यहां पर लागू हो गई। नाउ नंबर 1 z1 into z2 दोनों का प्रोडक्ट यदि दिया तो r1 e power I theta 1 into r2 e power I theta 2। तो दिस इंप्लाई z1 into z2 is equal to r1 into r2 e power I theta 1 plus theta 2। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट मिला वो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, यानी इसका मॉडुलस हो गया, और आर्गुमेंट मिला एडिशन ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ z1 और z2। तो इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 into z2 is modulus of z1 into modulus of z2 and argument of z1 z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2। ये इसका आर्गुमेंट है z1 plus z2, तो वो हो गया आर्गुमेंट z1 plus आर्गुमेंट z2। ये तो बात होगी प्रोडक्ट की। अब जरा डिवीजन देख लेते हैं। नंबर 2 z1 upon z2 is equal to r1 e power I theta 1 r2 e power I theta 2। तो which is equal to r1 upon r2 e power I common theta 1 minus theta 2। z1 upon z2 का जो मॉडुलस है वो क्या बना, मॉडुलस ऑफ z1 upon मॉडुलस ऑफ z2। तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 upon z2 is equal to modulus of z1 upon modulus of z2। ये and argument of z1 upon z2, argument का काम ये कर रहा है, वो कैसे मिल रहा है, argument of z1 minus argument of z2। ये स्मॉल लेटर में लिखते जनरली argument। ये रिजल्ट्स हो गए। ये तो कोई दो नंबर के लिए हमने प्रोडक्ट फाइंड किया और दो नंबर का डिवीजन फाइंड किया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को एक्सटेंड करेगी फर्दर। इफ z3 is equal to r3 e power I theta 3, then z1 z2 z3 क्या दिखने लगेगा, r1 r2 r3 e power I theta 1 plus theta 2 plus theta 3। मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हो और तीनों का प्रोडक्ट करना हो तो उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट आ गया और उन सबके आर्गुमेंट का एडिशन, इसका आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो इन जनरल यदि ये सारे थीटा इक्वल हो या फिर एक ही नंबर को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, इन जनरल z1 into z1 into z1 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, r1 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 e पावर I
थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा वन। बात समझ में आ रही है? एक ही नंबर को यदि 3 बार मल्टीप्लाई किया, यहां तो 3 अलग अलग नंबर थे, तो r1 इंटू r2 इंटू r3 e पावर i थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री मिला। एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो r1 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 3 बार और थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा वन एडिशन हो गया। तो दैट इज z1 का क्यूब इज r1 का क्यूब e पावर i 3 थीटा वन। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को फॉर्मूले के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में डी मॉइवर्स ने 1730 में एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, where n is any integer, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है आयलर्स फॉर्मूला यूज करके। आयलर्स फॉर्मूला के लिए ये बन गया e पावर i थीटा, उसका पावर n, तो विच इज इक्वल टू e पावर, इसको आयलर फॉर्म में लिखना हो तो e पावर i n थीटा। तो विच सेटिस्फाइज लॉ ऑफ इंडाइसेस, विच फॉलोज द लॉज ऑफ इंडाइसेस। कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर 7, तो क्या होगा, ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अब जो इनके आर्गुमेंट है वो 7 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट विल बी cos 7 थीटा प्लस i sin 7 थीटा। एक नेगेटिव पावर से ले लेते कुछ से -5, ये कितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो क्या होगा, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ -5 थीटा प्लस i sin ऑफ -5 थीटा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, अलाइड एंगल फॉर्मूले से देखो, cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर i sin 5 थीटा। तो एक बात समझ में आ रही है, cos पहला रियल पार्ट cos होगा, इमेजिनरी पार्ट sin होगा, बीच में यदि प्लस रहा तो पावर प्लस का होगा, बीच में यदि माइनस रहा तो पावर नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, यदि मान लो कभी आपके सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नोट नंबर 1 cos थीटा प्लस i sin 5 और इसका पावर 5 फाइंड करने के लिए कहा, तो डी मॉइवर्स थ्योरम लगा सकोगे क्या? डी मॉइवर्स थ्योरम लगा सकोगे क्या? cos थीटा प्लस i sin 5, डी मॉइवर्स थ्योरम नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि एंगल दोनों सेम होने चाहिए, एंगल दोनों सेम होने चाहिए, तो डी मॉइवर्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और सेकंड पार्ट, यदि पहले sin थीटा हो और फिर cos थीटा हो, और फिर यदि इसको अप्लाई करने के लिए बोला sin थीटा हो और फिर cos थीटा हो, तो भी डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकेगा। ओके, मतलब रियल पार्ट cos होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट sin होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, तभी हम डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेड बॉक्स में किया है, दिस इज डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.4
पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7, यूज डी मोविस थ्योरम टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिया हुआ है cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा पावर 7 अपॉन cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा पावर 3। और डी मोविस थ्योरम क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब ये जो पावर है ये एंगल में मल्टीप्लाई होते दिखता है। एंड दिस पावर n इज इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इसका जो प्रूफ है जब आगे इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम और इंडक्शन चैप्टर आएगा ना, तो इसका प्रूफ वहां मिलेगा। अभी केवल इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन, तो दिस इज इक्वल टू, तो पहले दो कंडीशन पहले चेक करना, दोनों के एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है 2 थीटा 2 थीटा, और पहले पार्ट में रियल पार्ट में cos है और इमेजिनरी पार्ट में sin है, यानी सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो डी मोविस थ्योरम लग सकता है न्यूमरेटर में। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? एंगल 4 थीटा एंगल 4 थीटा सेम है, रियल पार्ट cos है इमेजिनरी पार्ट sin है, तो डिनोमिनेटर में भी डीएमटी लग सकता है। अप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू cos 7 टाइम्स 2 थीटा प्लस i sin 7 टाइम्स 2 थीटा अपॉन cos 3 टाइम्स 4 थीटा प्लस i sin 3 टाइम्स 4 थीटा बाय यूजिंग DMT, डी मोविस थ्योरम। दिस इज इक्वल टू cos 14 थीटा प्लस i sin 14 थीटा अपॉन cos 12 थीटा प्लस i sin 12 थीटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। हमने डी मोविस थ्योरम का एकदम स्टार्टिंग में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर बात शुरू की थी। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो रहा हो इस फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, तो उसका रिजल्ट कैसे बनता था? जो रिजल्ट आएगा उसमें आर्गुमेंट विल बी ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का आर्गुमेंट। अब इसको वो समझते समय तो हमने एक एग्जांपल लेके r1 e पावर i थीटा 1 r2 e पावर i थीटा 2 बोलकर सॉल्व किया था। तो वही नोटेशन यहां पर अप्लाई कर लेते। आयलर्स आइडेंटिटी से दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू e पावर i 14 थीटा e पावर i 12 थीटा। r है नहीं यहां पर तो छोड़ दो, केवल एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस i sin थीटा का, उसको लिख दिया यूजिंग आयलर्स आइडेंटिटी। आयलर्स आइडेंटिटी। अब एक्सपोनेंशियल लॉ लगाते हुए e पावर i कॉमन 14 थीटा माइनस 12 थीटा, 14 थीटा माइनस 12 थीटा, ये बन गया e पावर i 2 थीटा, e power i 2 theta, and this e power i 2 theta can be written as cos 2 theta plus i sin 2 theta answer। cos 7 pi by 13 plus i 7 pi by 13 का पावर 4 अपॉन cos 4 pi by 13 प्लस i sin 4 pi by 13 का पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एंगल सेम है, cos रियल पार्ट है, sin इमेजिनरी पार्ट है, डीएमटी लगाया जा सकता है। यहां पर बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए तो डीएमटी नहीं था, तो माइनस को पहले प्लस करना होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा इस फॉर्म में लाकर फिर डीएमटी लगा सकेंगे। तो अपने पास अलाइड एंगल के रिजल्ट है। माइनस साइन थीटा यदि हो तो उसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos 4 टाइम्स 7 पाई बाय 13 प्लस i sin 4 टाइम्स 7 पाई बाय 13
अपॉन, अब ये माइनस साइन की वजह से डीएमटी तुरंत तो नहीं लगते दिखेगा, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये माइनस को प्लस किया तो ये हो गया साइन माइनस 4π/13। अरे एंगल यहां पर माइनस 4π/13 हो गया, तो कॉस के साथ में 4π/13 काम नहीं करेगा, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। तो हम कॉस थीटा को कॉस माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। यस, तो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ माइनस 4π/13। नोट दिस, एक एंगल माइनस 4π/3 लिखने के बाद cos को 4π/13 नहीं लिखा जा सकता, उसको भी माइनस में लिखना, और लिखा जा सकता है cos ऑफ थीटा इज सेम एज cos ऑफ माइनस थीटा। अब पावर है 6, तो यहां हमने किया यूजिंग DMT एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये इतनी चीजें यूज करके इसको रीराइट किया। अब यहां पर डीएमटी लगा सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाल दो, e पावर i, एंगल इज 28π/13। ये 7 4 आयलर्स आइडेंटिटी लगा के डाल दो, और डिनोमिनेटर में अप्लाई करो cos ऑफ माइनस 4π/13 इंटू 6 प्लस i साइन माइनस 4π/13 इंटू 6 by DMT and Euler's identity। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, e पावर i 28π/13 अपॉन e पावर i कितना हो गया एंगल माइनस 24π/13। इट इज इक्वल टू, अब लॉ ऑफ इंडाइसेस काम कर सकेंगे, तो e पावर i 28π/13 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस जाके प्लस हो जाएगा, i 24π/13। जब पॉजिटिव नंबर था ऊपर जाके नेगेटिव हुआ, लॉ ऑफ इंडाइसेस, नेगेटिव नंबर है पावर में, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, दोनों के बेस सेम है, तो इट इज इक्वल टू e पावर i, ऐड कर लो इनको, 13 दोनों का सेम है, ये बन गया 52/13 पाई, 52/13 पाई डिवाइड होता है पूरा पूरा डिवाइड होता है, दिस इज इक्वल टू e पावर i 4 पाई, और e पावर i 4 पाई is nothing but cos 4 pi plus i sin 4 pi। आयलर्स आइडेंटिटी फिर से लग गई, फिर से आयलर्स आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये होने के बाद में इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? आपके पास sin 4 pi की वैल्यू है क्या, cos 4 pi की वैल्यू है क्या? यदि है तो उसको अप्लाई कर दो। 4 pi कहां पर होगा ये 4 pi? एक्स एक्सिस पर, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, तो 4 पाई आया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसकी वैल्यू आ गई 1, और साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 0i which is equal to 1। आंसर इज 1, फाइनल आंसर इज 1। इतना पूरा जो एक्सप्रेशन था, वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज 1। कल फिर हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।